हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल एमआर लीगोलॉजी। दोस्तों, हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सीरीज को। हमने अब तक देखा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, एक्सेप्शंस, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कंसिडरेशन और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन की। आज हम बात करते हैं एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन। आज हम बात करते हैं एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन। दोस्तों, कंसिडरेशन क्या होती है ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, जो कि कंसिडरेशन डिफाइन है सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कोई भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं है। और सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर किसी भी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो वाइड हो जाएगा। ये सेक्शन 25 बात करता है। अब कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं, कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं कंसिडरेशन की। ठीक है। अब ये एक्सेप्शंस कहां दी गई हैं? ये दी गई हैं सेक्शन 25(1) में, जो बात करता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। वहीं सेक्शन 25(2) ये बात करता है पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। थर्ड है सेक्शन 25(3) जो बात करता है टाइम कैरेट डेप्थ। और उसके बाद कुछ अदर एक्सेप्शंस हैं। सेक्शन 25(1) बात करता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन की। अब सेक्शन 25(1) ये कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बना है। अभी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर कोई एग्रीमेंट नेचुरल लव और अफेक्शन में बना है और अगर वो रिटर्न में है, राइटिंग में है और वो रजिस्टर भी है, उस केस में कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, ए और बी ब्रदर्स हैं, सगे भाई हैं, और ए ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि भाई है, दोनों में प्यार है, तो बड़े भाई ने, मान ले ए बड़ा भाई है, अपने प्यार में अपने छोटे भाई को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। और उसको रिटर्न में, ठीक है। अब यहां पे ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? ए के लिए यहां पे कोई कुछ कंसिडरेशन है नहीं, क्योंकि बी इसको बदले में क्या दे रहा है? बी इसको बदले में कुछ नहीं दे रहा। बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? ए की प्रॉपर्टी। तो एग्रीमेंट क्या कहता है? एग्रीमेंट यही तो कहता है कि दोनों के बीच में कंसिडरेशन होना जरूरी है, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन यहां पे
ए यहाँ पे कंसिडरेशन दे रहा है बी को, लेकिन बी नहीं दे रहा कुछ भी, बदले में बी कुछ नहीं दे रहा। तो ये क्या है, ये एक एक्सेप्शन है सेक्शन 25 का। ये एक एक्सेप्शन है सेक्शन 25 का, जो बात करता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन दी गई है कि अगर नेचुरल लव और अफेक्शन में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वो रिटर्न में है और रजिस्टर भी है, तो वो वैलिड माना जाएगा, तो वो वैलिड माना जाएगा। तो वैलिड वो माना जाएगा। अब यहाँ पे केस है, केस लॉ है राजलक्ष्मी देवी, राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, भूतनाथ मुखर्जी। अब इस केस में क्या था, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी, बहुत लड़ाई होती थी इन दोनों के बीच में। तो एक दिन जो हस्बैंड था भूतनाथ, ये तंग आकर अपनी वाइफ को कहता है कि तू मुझे डाइवोर्स दे दे, बदले में मैं तुझे, मतलब कुछ अमाउंट उसने बोला होगा, जो भी केस में बोला है कि कुछ सम अमाउंट, भूतनाथ ने बोला कि तू मुझे डिवोर्स दे दे, बदले में मैं तुझे इतना अमाउंट दूंगा। तो राजलक्ष्मी देवी जो थी उसकी वाइफ, वो भी मान गई इस बात को कि ठीक है, जब हमारे बीच में प्यार है ही नहीं, अफेक्शन है ही नहीं, तो डिवोर्स लेके फायदा है, और बदले में उसे पैसा भी मिल रहा है। तो राजलक्ष्मी देवी मान जाती है, ठीक है। और ये इस बात को कि हाँ वो मुझे अमाउंट देगा, इस बात को रिटर्न में दिखवा लेती है, रिटर्न में भी करवा लेती है और इसको रजिस्टर भी करवा लेती है, इसको रजिस्टर भी करवा लेती है। अब इन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, इसके बाद इन दोनों के बाद इनका डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स होने के बाद जो हस्बैंड है, ये अमाउंट देने से मना कर देता है। जो अमाउंट डिसाइड हुई थी इस एग्रीमेंट के अंदर कि भाई तू मुझे डिवोर्स देगी तो बदले में मैं तुझे इतना अमाउंट दूंगा, तो ये भूतनाथ मुकर जाता है। जब भूतनाथ मुकर जाता है तो राजलक्ष्मी देवी ये पहुंचती है कोर्ट में, ये पहुंचती है कोर्ट में। अब कोर्ट के सामने बोलते हैं कि सर हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि तू मुझे डिवोर्स दे दे और बदले में मैं तुझे इतना अमाउंट पैसा दूंगा, तो ये एग्रीमेंट हमारे बीच में हुआ था, लेकिन अब ये डिवोर्स लेने के बाद मुकर गया है। तो कोर्ट कहती है कि जो आपका केस है, जो एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है। तो राजलक्ष्मी देवी कहती है कि सर मेरा जो केस है वो सेक्शन 25 के अंदर आता है, सेक्शन 25(1) के अंदर आता है। ये राजलक्ष्मी देवी बोलती है कि मेरा जो केस है वो सेक्शन 25(1) के अंदर आता है, ठीक है, जिसमें ये बोला गया है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो एक एक्सेप्शन है टू सेक्शन 25। ये राजलक्ष्मी देवी कोर्ट को बोलती है। अब कोर्ट ये बोलता है, अब कोर्ट ये बोलता है कि जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, ये नेचुरल लव, नेचुरल लव और अफेक्शन के अंदर नहीं हुआ। जो आपका केस, जो आपका एग्रीमेंट हुआ है वो नेचुरल लव और अफेक्शन के अंदर नहीं हुआ। अगर ये नेचुरल लव और अफेक्शन के अंदर होता तो आपका डिवोर्स ही ना हुआ होता। आप दोनों के बीच में तो लड़ाई होती थी। जब आप दोनों के बीच में लड़ाई होती थी तो आपका ये जो एग्रीमेंट है नेचुरल लव और अफेक्शन में कैसे हुआ? तो आपका जो एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं है, इसलिए आप कंपनसेट, मतलब आप क्लेम नहीं कर सकते जो एक अमाउंट इन्होंने बोला था। तो कोर्ट ने बोला कि हम ये अमाउंट आपको नहीं दिलवा सकते,
क्योंकि ये सेक्शन 25(1) के अंदर नहीं आता। सेकंड पॉइंट है सेक्शन 25(2) ये बात करता है पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज का मतलब हुआ कि मान लीजिए ए है, ए का एक्सीडेंट हुआ, ए का एक्सीडेंट हुआ रोड पे और वहां पे बी प्रेजेंट था। जब ए का एक्सीडेंट हुआ तो जब उसके चोट लगी तो मान लीजिए बी ने उसको हॉस्पिटल भेज दिया, हॉस्पिटल उसको एडमिट करवाया, उसका इलाज वगैरह करवाया। ये बात हुई थी मान लीजिए 2022 में। ये ए का जो एक्सीडेंट हुआ था ये हुआ था 2022 में। यहाँ पे ए ने बी को नहीं कहा कि उसकी आप हेल्प करो या कुछ भी करो, लेकिन बी ने अपनी मर्जी से उसकी हेल्प करी ए की। अब 2024 चल रहा है, 2024 में ए को लगा कि भाई बी ने मेरी जान बचाई, उसने मेरे को, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा इलाज करवाया, मेरे को कहीं ना कहीं मेरी जान बचाई उसने, तो मुझे उसका कुछ इनाम देना चाहिए, मुझे उसे कुछ इनाम देना चाहिए। और ए बी को बोलता है कि भाई मैं तुझे मान लीजिए 20,000 का इनाम दूंगा, मैं तुझे 20,000 का इनाम दूंगा। ठीक है, अब ए जो है बी को, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, या ए जो है वो बी को 20,000 रुपये देने की बात कर रहा है, तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या हुई, 20,000 हुई। ठीक है, ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, यहाँ पे ए के लिए कुछ भी कंसिडरेशन नहीं है, ए के लिए कुछ भी कंसिडरेशन नहीं है। जो उसने सर्विस दी थी, जो उसने उसकी जान बचाई थी, वो पास्ट 2022 में बचाई थी, 2022 में बचाई थी। ठीक है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं दे रहा उसको बदले में, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेक्शन 25(2) ये बात करता है, ये एक्सेप्शन है सेक्शन 25 की। तो जब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, तो अब इससे क्या मतलब हुआ, इससे यह मतलब हुआ कि अब बी के पास राइट है, बी के पास राइट है कि इन केस ए मुकरता है 20,000 देने से, इन केस अगर ए 20,000 देने से मुकरता है, तो बी के पास राइट है कि वो कोर्ट जा सकता है, बी के पास राइट है कि वो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट से कह सकता है कि भाई मुझे मेरा अमाउंट दिलवाइए, मेरा इनाम दिलवाइए, जो कि ए ने अपने मुंह से मेरे को कहा था, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जो सेक्शन 25(2) के अंदर आता है। थर्ड पॉइंट है सेक्शन 25(3), जो बात करता है टाइम बेरेड डेप्ट। अब बात आती है कि ये टाइम बेरेड डेप्ट है क्या, बात आती है ये टाइम बेरेड डेप्ट है क्या। देखिए, मान लीजिए ए ने बी को 2022 में 1,00,000 का लोन दिया, 1,00,000 का उधार दिया। ठीक है, ए ने 2022 में, बी को जरूरत थी, दोनों दोस्त हैं, बी को जरूरत थी, कुछ इमरजेंसी पड़ी, तो ए ने बी की हेल्प कर दी, उसे 1,00,000 दे दिया उधार। अब बी ने कहा कि मैं तुझे 2023, मान लीजिए 1 जनवरी 2022 को ए ने बी को पैसा दिया 1,00,000, और बी ने कहा कि 1 जनवरी 2023 को मैं तुझे 1,00,000 वापस लौटा दूंगा। अब मान लीजिए कि 2023, 1 जनवरी 2023 निकल गई और बी ने अभी पैसा वापस नहीं दिया, बी ने अभी पैसा वापस नहीं दिया, तो लिमिटेशन एक्ट है, उसके अंदर ये कहा गया है कि ए के पास
ए के पास राइट है कि वो अगले 3 साल तक के अंदर अंदर, लिमिटेशन एक्ट 1963 ये बोलता है कि ए के पास ये राइट है कि जो डेट दी गई है उसके ओवरड्यू होने के बाद 3 साल मिलेंगे। मान लीजिए 1 जनवरी 2023, 2024, 2025, 2026, 1 जनवरी 2026, तो ये 3 साल मिलेंगे ए को। इसके अंदर ए को केस फाइल करना पड़ेगा बी के खिलाफ अपना पैसा वापस लेने के लिए। अगर वो 1 जनवरी 2026 के बाद केस करता है, मान लीजिए वो करता है जून या अप्रैल में, अप्रैल 2026 में करता है या 2027 में करता है बी के ऊपर केस पैसा वापस लेने के लिए, तो उस केस में जो ये पैसा है ये 3 साल पूरे होने के बाद ये बन जाएगा टाइम बैरिड डेप्ट। जो डेप्ट है इसके ऊपर टाइम बैरिड लग जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर 1 जनवरी 2026 के बाद अगर एक केस करता है बी के ऊपर पैसा वापस लेने के लिए, तो वो कोर्ट कहेगा उसको कि हम ये आपका जो पैसा है ये टाइम बैरिड बन चुका है, टाइम बैरिड डेप्ट बन चुका है, तो अब हम इसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। तो ये होता है टाइम बैरिड डेप्ट। भाई 1 जनवरी 2022 को 1 लाख रुपए दिया, उसने बोला कि मैं 1 जनवरी 2023 को वापस कर दूंगा, 1 जनवरी 2023 से पहले पहले वापस कर दूंगा। अब 1 जनवरी 2023 पार हो गई, उसके बाद ए के पास सिर्फ 3 साल होंगे, लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो दिया गया है, सिर्फ 3 साल के अंदर वो केस फाइल कर सकता है बी के खिलाफ अपना पैसा वापस लेने के लिए। 3 साल के बाद जो डेप्ट है जो 1 लाख है वो टाइम बैरिड हो जाएगा, उसके ऊपर टाइम बैरिड लग जाएगा, वो टाइम बैरिड डेप्ट बन जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए ए ने 2 अप्रैल सॉरी अप्रैल 2027 में केस कर दिया बी के ऊपर। कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई जो आपका अमाउंट है जो आपने उधार दिया था वो अब टाइम बैरिड डेप्ट बन चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने तो हाथ खड़े कर दिए। मान लीजिए बी को तरस आ गया ए के ऊपर कि भाई इसने मेरे बुरे वक्त में मेरी हेल्प करी, मेरे बुरे वक्त में मेरी हेल्प करी, मेरे को 1 लाख रुपए दिया, तो चलो मैं इसका पैसा वापस कर देता हूँ। तो बी ने तरस खा के ए को कहा कि मेरे पास अगले 2-3 महीने में पैसा आ जाएगा तो मैं तेरा पैसा वापस कर दूंगा, बी ने ए को कहा। ठीक। और ए ने क्या करा, ए ने इसको रिटर्न में लिखवा लिया, ए ने इसको रिटर्न में लिखवा लिया। ए ने क्या करा, इसको रिटर्न में लिखवा लिया। अब ए ने जब इसको रिटर्न में लिखवा लिया तो अब बी जो है वो मुकर नहीं सकता, वो मुकर नहीं सकता पैसा वापस देने से, क्योंकि सेक्शन 25(3) ये बोलता है प्रॉमिस मेड इन राइटिंग, promise made in writing to pay time barred debt is valid, is valid, is valid। तो सेक्शन 25(3) क्या बोलता है, प्रॉमिस मेड इन राइटिंग टू पे टाइम बैरिड डेप्ट इज वैलिड। मतलब कहने का क्या है कि जब ए ने इससे राइटिंग में ले लिया कि हाँ भाई 2-3 महीने में ये मुझे मेरा पैसा 1 लाख वापस कर देगा, बी से राइटिंग में ले लिया, अगर बी मुकरता है तो ए कोर्ट में जा सकता है। तो ए के पास पावर आ गई, ए के पास राइट आ गया कि वो कोर्ट में जाके ये कह सकता है कि भाई इसने मुझे वापस करने की बात करी थी, इसने मुझे रिटर्न में दिया है और अब ये मुकर रहा है। तो अब भी ये नहीं कह सकता कि भाई
जो मैंने पैसा लिया था इससे वो तो टाइम बैरिड डेप्ट हो चुका है, मैं तो अब इसे पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। वो 2026 में टाइम बैरिड डेप्ट बन चुका है जो मैंने पैसा इससे लिया था। अब मैं इसे नया पैसा दे रहा हूँ, तो बदले में ये मुझे क्या दे रहा है? बदले में तो ए कुछ नहीं दे रहा उसको, तो मैं ए को पैसा क्यों दूं? ये बी बोल रहा है कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट कहेगा कि सेक्शन 25(3) ये बोलता है कि प्रॉमिस मेड इन राइटिंग टू पे टाइम बैरिड डेप्ट इज वैलिड। वो वैलिड है, आपने राइटिंग में दिया है, वो वैलिड है। तो ये है टाइम बैरिड डेप्ट। होप आपको समझ आ रहा होगा, और कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब अदर एक्सेप्शंस को हम देख लेते हैं एक बार, अदर एक्सेप्शंस क्या है। अदर एक्सेप्शंस, अदर्स, जिसमें फर्स्ट है, ए है, ए है एजेंसी। एजेंसी जिसकी बात करता है सेक्शन 85 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। ये कहता है देयर इज नो नीड ऑफ कंसिडरेशन, there is no need of consideration for creating the agency, सेक्शन 85 ये बोलता है कि एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है डी है गारंटी। गारंटी इसकी बात करता है सेक्शन 127। सेक्शन 127 ये बोलता है कि गारंटी के अंदर कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल ए कोई पर्सन है, उसको इमरजेंसी में पैसा चाहिए, उधार लोन चाहिए, मान लीजिए किसी बैंक में गया वो बैंक में गया और बैंक में जाके उसने बोला कि भाई मुझे लोन चाहिए और इतना अमाउंट मुझे लोन के चाहिए। तो बैंक ने बोला कि किसी कोई सी पर्सन है, कोई शहर का कोई बड़ा आदमी है, तो जा उससे गारंटी ले आ, अगर वो गारंटी दे देता है तो हम तुझे लोन प्रोवाइड कर देंगे, हम तुझे लोन प्रोवाइड कर देंगे अगर वो गारंटी हमें दे देता तेरी। गारंटी का मतलब क्या हुआ? गारंटी का मतलब ये हुआ कि अगर जो लोन ए को मिला है बैंक से और ए उस लोन को नहीं चुकाता और सी ने उसकी गारंटी दी है, किसी सी पर्सन ने उसकी गारंटी दी है, तो वो सी पर्सन उसको चुकाएगा, उसको पे करेगा, बैंक को पे करेगा। गारंटी का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे ए के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? जो लोन अमाउंट मिल रही है, ठीक। बैंक के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? जो इंटरेस्ट लोन के ऊपर बनेगा। लेकिन सी के लिए कंसिडरेशन क्या है? सी को तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, ना लोन का अमाउंट ना ही इंटरेस्ट। तो इस केस में ये भी एक एक्सेप्शन है टू सेक्शन 25, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। उसके बाद है सी, जो है गिफ्ट। गिफ्ट, मान लीजिए कोई पर्सन ए है, ये अपनी गर्लफ्रेंड बी को कुछ गिफ्ट करता है, मान लीजिए आईफोन गिफ्ट करता है या कुछ भी गिफ्ट करता है, तो उस केस में ये भी एक एक्सेप्शन है टू सेक्शन 25, ठीक है। इसमें ए के लिए क्या कंसिडरेशन है? ए के लिए कंसिडरेशन कुछ भी नहीं है। बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? फोन, आईफोन जो उसे मिल रहा है। तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? फोन मिल रहा है। ए को कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इस केस में भी जो कंसिडरेशन है वो होना जरूरी नहीं है। उसके बाद है डी। डी है आपका
चैरिटी, डी है आपका चैरिटी, डी है आपका चैरिटी। मान लीजिए कोई पर्सन ए है, वो मंदिर में चैरिटी की बात करता है। पर्सन ए है, वो टेंपल में कुछ अमाउंट चैरिटी देने की बात करता है। तो यहाँ पे बदले में ए को क्या मिल रहा है? बदले में इसको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। टेंपल को क्या मिल रहा है? जो चैरिटी अमाउंट है वो मिल रही है, ए को कुछ नहीं मिल रहा। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक वैलिड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। और अगर ए पे नहीं करता तो उस केस में टेंपल के पास राइट है कि वो कोर्ट जाके ये बोल सकता है कि भाई इन्होंने चैरिटी करने की बात करी थी लेकिन अब मना कर रहे हैं, तो ये आप अमाउंट हमें दिलवाइए। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक एक्सेप्शन है टू आर्टिकल, तो ये एक एक्सेप्शन है टू सेक्शन 25। तो ये था एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन आज का लेक्चर। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और कोशिश रही है आपको थोड़ा सिंपल वे में एग्जांपल देके समझाने की। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कुछ गलतियां हुई होंगी तो कोशिश करेंगे उस गलती को सुधारने की और नए तरीके से आपको समझाने की। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और हो सके तो मतलब कमेंट बॉक्स में जो भी हम गलतियाँ करते हैं, जो भी कुछ आपको समझ नहीं आ रहा या किसी अदर टॉपिक पे आपने चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो वो कमेंट बॉक्स में हम मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।